नहीं था क्या? होमवर्क दिया नहीं था मैंने। नहीं सर। अच्छा, डीपीपी कौन सा रहेगा? डीपीपी कौन सा है? 7th। कौन सा? 7th। डीपीपी कौन सा रहेगा? 6th और 7th। 7th। अच्छा, ये हो गया क्या यहाँ पर? डीपीपी 6 ना? केवल डीपीपी 5 डिस्कस हुआ था। डीपीपी 6 में पूछिए। फर्स्ट। हाँ, 4th का सी ऑप्शन। 4th का डी ऑप्शन। हाँ, 4th का सी और डी। आगे। 8th 5th का बी ऑप्शन। 5th का बी ऑप्शन। हाँ। 8th 8th 6th। कौन सा? 6th ना? हाँ 9th। हाँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। Uniform cylinder of mass m lies on a fixed plane inclined at an angle theta with the horizontal. A light string is tied to the cylinder's rightmost point and a mass small m hangs from the string as shown. Assume that the coefficient of friction between the cylinder and the plane is sufficient large to prevent slipping. For the cylinder to remain static, ये मास यहाँ अटैच है और ये रॉड इस लिपटी हुई सिलेंडर पर स्मॉल एम दिया हुआ है, यानी इंक्लाइन प्लेन है। और ये एंगल थीटा दिया है। सिलेंडर का मास कैपिटल एम दिया हुआ है। हमें बताना है कि एम की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे। आप देख रहे हो कि ये सिलेंडर है जो कि रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर अगर रिजिड बॉडी होती है तो इस पर नेट फोर्स भी जीरो होता है, नेट टॉर्क भी जीरो होता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप जाओगे तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स तो जीरो हो गया होगा। क्लियर? तो इस बॉडी पे सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो आप देखोगे क्या कौन कौन से फोर्स है। ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ, तो ये पूरा वर्टिकल ऐसे है। मास में इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है? यहाँ कैपिटल एन टू जी लग रहा है, और इसको यहाँ से नॉर्मल लग रहा है इसको, और इसको फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? ऐसे पीछे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर? तो बेस्ट पार्ट क्या है, हम लोग इसी के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ, यानी इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लेते हो तो नॉर्मल का टॉर्क जीरो है, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है, टॉर्क
आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों के पैरेलल हो जाएंगे। क्या अपनी हम लोग वर्टिकल लाइन है, हमें मालूम है कि ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। हमें ये मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है। अगर डिस्टेंस आर है, ये एंगल, ये वो एंगल थीटा का मतलब ये एंगल थीटा हुआ। ये एंगल थीटा होने का मतलब ये डिस्टेंस मिल गया अपने को। ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास में है आर साइन थीटा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास में कैपिटल आर है, डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा, आर माइनस आर साइन थीटा। हम लोग इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क जीरो कर देते हैं, तो टाउ ओ इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, एम जी, क्योंकि इसको डाउनवर्ड एम जी लग रहा है, तो इंटू आर माइनस आर साइन थीटा, ये क्लॉकवाइज है, इसको प्लस ले लेते हैं हम लोग, माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज है, एम इंटू जी आर साइन थीटा, एंटी क्लॉकवाइज इसको माइनस ले लिया, और नेट टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जी और आर तो नेगेटिव मतलब जीरो हो नहीं सकते, तो हमारे पास आ गया एम वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एम साइन थीटा, स्मॉल एम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, एम साइन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस साइन थीटा, तो ये आंसर आना चाहिए। हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, two blocks 5 kg and 2 kg attached to the ends of a spring constant। हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें अपने को दो ब्लॉक दिए हुए हैं, एक 5 kg ब्लॉक है और ये स्प्रिंग है। तो ये हमारे पास में ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये 2 kg है और ये 5 kg है। तो ये हमारे पास में आ गया 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है राइट साइड में ए, और बी बी राइट साइड में जा रहा है लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 1120 न्यूटन पर मीटर। टू ब्लॉक्स
A 5 kg, B 2 kg attached to the ends of a spring constant 1120 Newton per meter are placed on a smooth horizontal plane with the spring undeformed. Simultaneously, velocities of 3 meter per second and 10 meter per second along the line of the spring in the same direction are imparted to A and B. Then, when the extension of the spring is maximum, the velocity of A and B are zero. वो तो नहीं होगा. The maximum extension of the spring वो निकालेंगे. The first maximum compression occurs second after start. The maximum extension and maximum compression occur alternatively. ठीक है. तो चलो देखो कैसे करना. पहले मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करेंगे या मैक्सिमम एक्सटेंशन की जो भी पूछ रहा है वो. तो आप यहाँ देखो ध्यान से, अभी ये नेचुरल लेंथ पर है लेकिन इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, कम है. तो ये क्या करेगा, तेजी से आगे जाएगा, है ना. तेजी से जब आगे जाने लगेगा तो होगा क्या, एक्चुअल में इसमें एक्सटेंशन होगा. जब एक्सटेंशन होगा तो इसको फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा. इसको फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, पीछे की तरफ. इसकी स्पीड क्या होगी, कम होने लगेगी. इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ने लगेगी. ओके. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, मतलब मैक्सिमम होगा. क्यों होगा मैक्सिमम, क्योंकि जब इसमें एक्सटेंशन हो रहा है तो आप देख रहे हो कि जिसको कंटिन्यूसली तो फोर्स इधर लगेगा ना, और इसको फोर्स इधर लगेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी बढ़ेगी, तो फिर डिस्टेंस क्या होगी, इनकी कम होने लगेगी ना. इसका मतलब है कि जब, और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जैसे इनकी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है. इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा. इसकी स्पीड क्या होगी, v. इसकी स्पीड क्या होगी, v. और ये क्या होगा, k. और मान लेते हैं कि अगर इसकी नेचुरल लेंथ पहले l थी तो भी ये क्या हो जाएगा, l प्लस x हो जाएगा. एक तो यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगी, दूसरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो एनर्जी कंजर्व करवा देते हैं. तो आप देख रहे हो कि, है ना, एनर्जी क्या रहेगी, जैसे इसकी एनर्जी लिखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई करेंगे. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ इंटू 5 3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की एनर्जी तो जीरो है क्योंकि अनडिफॉर्म्ड है. जब यहाँ पहुंचेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर. एक इक्वेशन तो आ जाएगी. दूसरा मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो उसके इसमें आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 इक्वल टू, इसका मास कितना है यहाँ, ये 5 kg है और ये 2 kg है. ये हो जाएगा 5 इंटू वी प्लस 2 इंटू वी. यहाँ से भी मिल जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आप वी निकाल के इसमें पुट कर दो, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी. एक तो ये हो जाएगा. दूसरा ये होगा क्या, एक्चुअल में अगर मैं सेंटर मास फ्रेम से समझूं तो जल्दी आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेटिवली क्या होगा, यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन, यानी ऐसे ऐसे सेंटर मास फ्रेम से करेगा, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा. ये ऐसे ऑसिलेशन में क्या करेगा, आगे जाएगा. तो ये अल्टरनेटिवली क्या होगा, कंप्रेशन भी होगा, अल्टरनेटिवली तरीके से क्या होगा, यानी रेयर, इसमें रेयर फ्रैक्शन एक तरह से एक्सटेंशन भी होगा. ठीक है. तो ये पीरियोडिकली चलता रहेगा. आई बात समझ में. तो वो टाइम बता सकते हैं हम लोग. वो टाइम कैसे बताएंगे, 2 ब्लॉक का मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं. तो यानी टाइम पीरियड था हमारे पास में 2 पाई रूट म्यू बाई के. और म्यू क्या था हमारे पास में, म्यू था दरअसल m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो m1 आपको दे रखा है 5 kg, m2 2 kg दिया हुआ है, म्यू और k की वैल्यू दे रखी है. यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, टाइम पीरियड मिल जाएगा. तो ये तो मैं आपको बता चुका था, है ना. अब इसमें पहली बार जो उसने पूछा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट मैक्सिमम कंप्रेशन अकर्स सेकंड आफ्टर स्टार्ट. तो ये हो जाएगा कितने टाइम बाद फर्स्ट मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करा, जब से स्टार्ट हुआ तो t = 0 पे स्टार्ट हुआ. तो मैक्सिमम जो कंप्रेशन होगा उस केस में क्या होगा, क्योंकि एक तरह से ये किधर है, ये होगा हमारे ये
मीन पोजीशन पर है, भी मीन पोजीशन पर है एक तरह से। जब सेंटर मास फ्रेम से भी करके दिखा रहा हूं मैं, तो उस केस में क्या होगा, तो ये क्या होगा कि पहली बार जब मैक्स में कंप्रेशन होगा तो टाइम कितना लगेगा दरअसल, वो टाइम लगेगा टी इक्वल टू T/4, वो टाइम लगेगा और टी की वैल्यू ये टाइम अपने को चाहिए। तो आप सॉल्व करेंगे, निकाल लेते हैं। मैं सेंटर मास फ्रेम से इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑसिलेट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेंटर मास की वेलोसिटी निकालेंगे। VCM इक्वल टू M1 V1 वेक्टर, वैसे तो ये होता है, प्लस M2 V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ M1 कितना है 5 इंटू स्पीड 3 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना है 7 टोटल मास। तो ये कितना हो रहा हमारे पास में 15 प्लस 20 यानी 35 बाई, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास में सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई है ना। ये मॉड ले लिया एक तरह से। तो अब क्या करेंगे, बी यानी यू, इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो U1 CM इक्वल टू क्या लिखेंगे, U1 माइनस BCM। U1 कितना है इसका, इसका दिया है अपने को 3 है ना, माइनस 5 कितना आ गया है -2 मीटर पर सेकंड। फिर U2 CM क्या लिखेंगे, U2 माइनस BCM। U2 कितना है, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इसमें एक्चुअल में कहानी क्या बन के देखोगे, यानी सेंटर मास फ्रेम से जाके देख रहा हूं मैं इसको। तो आप यहाँ देखो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी आ रही, माइनस का मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। ये 5 kg ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, और ये इधर कितने जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ये 2 kg ब्लॉक है। तो अभी क्या नेचुरल लेंथ पर है, क्यों, क्योंकि इस पर ये बोल ही रहा है कि अनडिफॉर्म्ड है, तो ये इस पर नेट फोर्स क्या है 0, इस पर नेट फोर्स क्या है 0। तो इसका मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये पहली बार जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, पहली बार मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ होगा, सॉरी वो T/2 होगा, क्योंकि T इक्वल टू 0 पर तो जाना है एक तरह से नहीं, सॉरी T/4 ही होगा, T/4 होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट से कहाँ जाएगा, इस एक्सट्रीम तक जाएगा ना, या इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी 0, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी एक तरह से इसका एम्पलीट्यूड होगा ना। और ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, उसी तरह इसका मीन पोजीशन यहाँ है, ये भी इस एक्सट्रीम तक जाएगा। तो ये जाएगा दरअसल मान लेते हैं A2, और ये जाएगा मान लेते हैं A1। इसका दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि मास अलग अलग है। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0। तो पहली बार मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो कितना टाइम लगता है T/4 लगता है, इसलिए T/4 होगा। तो ये क्या करेगा, आप देखो सेंटर मास फ्रेम में ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ऐसे, ओके, इस तरह से करना। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इस केस में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये SHM करेगा सेंटर मास फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से नहीं, है ना। सेंटर मास फ्रेम से क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। तो क्या करेगा, अल्टरनेटिवली तरीके से कंप्रेशन होगा, मैक्स है ना, एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5। वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन इज अप्लाइड। हमारे पास में दो ब्लॉक दिए हुए हैं, तो ये 3 kg है, ये 7 kg है, ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू वो 10T है। A variable force is applied to block B placed on smooth surface
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी अपने को दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितना है, 0.5 है, यानी यही म्यू के और यही म्यू एस है। टी इज द टाइम इन सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटीज आर 0। तो कह रहा है कि ब्लॉक ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन बी एट दिस वन। फिर ये कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो देख लेंगे हम लोग, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू वो भी देख लेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू 10 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो देखो कैसे करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन इसमें दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं, तो किसी टी टाइम तक साथ में चल रहे हैं, तो ये तो टी इक्वल टू 0 है और टी टाइम तक दोनों क्या कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है, जो अप्लाइड फोर्स है एफ इक्वल टू 10 टी, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस टाइम टी तक मान लो साथ चलते हैं, है ना। ये बी ब्लॉक है, 7 kg है। तो यहाँ हमने जो फोर्स लगाया है वो 10 टी है, ये एफ इक्वल टू है। हम बात कर रहे हैं किसी टाइम टी की, किसी टाइम टी तक दोनों साथ में जा रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, जिस टाइम का एक्सेलरेशन लिखते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ ए होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ इस केस में, तुम्हारे पास आ जाएगा कि 10 टी इक्वल टू 10 × ए। तो आप देख रहे हो कि ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, ए इक्वल टू आ गया है टी। ओके, अब अपने को ये टाइम बताना है। तो आप देख रहे हो कि मान लेते हैं कि वो टाइम है जब ये ब्लॉक क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो निकाल लेते हैं। वो कितना होगा यहाँ, 0.5 × 3 × 10, यानी 15 न्यूटन है। तो मान लो इस समय, मान लो ब्लॉक क्या कर रहे हैं, मान लो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, है ना। तो एट दिस टाइम, इफ एट दिस टाइम blocks just starts just start sliding, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक होगा। तो जस्ट स्लाइड करें, इसका मतलब जस्ट कंडीशन आई तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, लेकिन सेम है। तो आप देख रहे हो कि एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए की अगर मैं बात करूं यहाँ, क्योंकि ये ब्लॉक ए और ये बी है, तो आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। तो इसको देखो यहाँ से, इस पर हमने फोर्स इधर लगाया तो इसकी टेंडेंसी इधर है, तो नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, इसको किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। यानी 3 kg ब्लॉक को फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे, जो कि कितना है, 15 न्यूटन। और इसका एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना है, टी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 इक्वल टू 3 × टी। तो आप देख रहे हो कि टी की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेकंड। इसका मतलब हुआ कि टी इक्वल टू 5 सेकंड पे ब्लॉक क्या करेंगे, दोनों स्टार्ट हो जाएंगे स्लाइड करना। इसका मतलब हुआ कि 0 से 5 सेकंड तक दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन जब इससे ज्यादा टाइम होगा तो यहाँ क्या होगा, इसके पास तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही 15 न्यूटन है, ये बियर नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड करने लगेंगे। क्लियर है, इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना डेवलप हुआ, एक तरह से 15 न्यूटन, यानी 0 से लेकर 50 तक ये साथ में चल सकते हैं। अगर 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम का वर्क क्या होता है, 0 होता है। ये बात हो चुकी है हमारी। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर। तो आंसर क्या क्या हो जाएंगे, अब आप देखो। जैसे कहा कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तो स्लाइड ही करने लग जाएगा। जब स्लाइड करने लग जाएगा तो उस केस में उसकी भी बात कर लेते हैं। एट टी इक्वल टू 10 सेकंड ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग ओवर टू ईच अदर। उस केस में ब्लॉक, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर 15 न्यूटन है, ये 3 kg होगा, है ना। और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए डैश है, कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू 3 × ए डैश। तो आप देखो कि ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसका मतलब है कि ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा।
तुम्हारे पास आंसर आ गया कि ब्लॉक ए स्लाइड्स ऑन बी स्लाइडिंग ऑन स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन बी एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, बिल्कुल सही है। और बी उससे तो गलत है, क्यों? क्योंकि 5 सेकंड तक तो हीट का कोई डिसिपेशन एनर्जी का कोई मतलब एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर ही नहीं रहे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है वहां तक, तो तब स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क क्या होगा पूरे सिस्टम पे, जीरो होता है। और डी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज शोन इन द फिगर। एक हमारे पास में ये कॉन्केव मिरर है और अपने को दिया है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। सर्कुलर डिस्क दिया अपने को यहाँ, ठीक है। तो और उसका डायमीटर भी अपने को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है। is placed on the principal axis of mirror with its plane perpendicular to the principal axis at a distance 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर पर यहाँ से है। from the pole of the mirror the radius of the disc starts increasing according to the law। अगर इसकी रेडियस मैंने मान लिया कि r है, तो किसी इंस्टेंट पर इसकी रेडियस इसने दिया हुआ है r इक्वल टू 0.5 प्लस 0.1 इंटू टी सेंटीमीटर पर सेकंड रेट से, ठीक है। where t is the radius of this star increasing at the rate of this one, और t टाइम इन सेकंड में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी इन द शेप ऑफ सर्कुलर डिस्क, बिल्कुल सही है, वो तो मैं बता ही देता हूँ। फिर ये कह रहा है इलिप्टिकल नहीं, रेडियस ऑफ द इमेज विल बी इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ओबे, फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो पहले इसी की बात कर लेते हैं। आप यहाँ देखो इसकी रेडियस बढ़ेगी, क्योंकि आप देखो ये जो मिरर है, ये मिरर तो ऐसे रखा होगा ना, तो इस मिरर के लिए तो पूरी डिस्क की अगर बात करेंगे हम लोग, तो हर पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो जैसे इस वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसकी इमेज कहाँ मिल रही है वो निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा दरअसल 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b नहीं मालूम, प्लस 1/u कितना है, -15 इक्वल टू 1/-10। b इक्वल टू आ गया 1/15 माइनस 1/10। तुम्हारे पास कितना आ गया 30, यानी ये कितना हो जाएगा 2 - 3, यानी b, ये 1/b है, b इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। क्लियर है? 30 सेंटीमीटर इधर कहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या मिलेगी नीचे, वो कैसे मिलेगी, यानी हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या है, -p/u -30 डिवाइडेड बाय -15। तो हमारे पास ये ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर की मानेंगे तो नीचे अपने आप क्या आ रहा है, देखो -2 आ रहा है ना, यानी डबल हो जा रहा है। एच आई इक्वल टू कितना हो गया, -2 इंटू आर ना, एच आई क्या यहाँ आर है, इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग नीचे मिलेगा, तो ये अपने को इमेज कैसे मिलेगी, यहाँ इमेज ऐसी मिलेगी ना, क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा ना, मतलब इस वाले पॉइंट पर, और इस और ये यहाँ, यानी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कहाँ मिलेगा, यहाँ, और इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ मिलेगा अपने को, यहाँ, यानी पूरी डिस्क मिलेगी ना। इसकी रेडियस क्या हो गई हमारे पास, ये आ जाएगी, यानी ये हो गया हमारे पास में, इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ मैं। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, है ना, इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यानी इस डिस्क की जो रेडियस है कैपिटल आर, वो क्या हो जाएगी, 2r आ रही है।
ठीक है, और आर अपने को दे रखा है, आर इक्वल टू 2 × कितना दिया इसने, तो 0.5 एक है ना, दरअसल ये रेडियस है ना, 0.5 × 0.1 × टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो डी आर बाई डी टी कितना हो गया है, 0.2 हो गया ना, इसमें आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये आंसर आना चाहिए। तो एक तो सी ऑप्शन हो गया इसका, और एक ए ऑप्शन हो गया, तो ए और डी इसका आंसर है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ पॉइंट सोर्स एस इज सेंटर्ड इन फ्रंट ऑफ अ 70 सेंटीमीटर वाइड प्लेन मिरर, सर्कुलर मिरर, ठीक है। द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द सोर्स along a line parallel to the mirror in single direction. Maximum distance that can be walked by man without losing sight of the image of the sources. ये तो किसका क्वेश्चन है, ये फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है दरअसल। कैसे करेंगे दरअसल इसको, तो पॉइंट सोर्स इज सेंटर्ड इन फ्रंट ऑफ 70 सेंटीमीटर वाइड प्लेन मिरर, तो देखो कैसा है, प्लेन मिरर दिया है तो ये ऐसा है, ये 70 सेंटीमीटर है, और ये सेंट यहाँ है। मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द सोर्स अलोंग लाइन पैरेलल टू द मिरर, यानी ये पॉइंट सोर्स है सेंटर्ड इन फ्रंट ऑफ, सेंटर्ड है ना, ठीक है, ये यहाँ ऐसे रखा हुआ है और ये आदमी ऐसे मूव कर रहा है। हमें बताना है